हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा अभी हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने ऑलरेडी अभी तक 7 वीडियो हमने कवर किया है। और वो 7 वीडियो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। हालांकि नंबर ऑफ़ वीडियो ज़्यादा हो गया, बट नेक्स्ट चैप्टर से हम चीज़ों को कम वीडियोज़ में चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के मेंस सीरीज में हम लोग आज बात करने वाले हैं जो ये हमारा चैप्टर हुआ है। इससे जितने भी अभी तक चाहे यूपीएससी हो या तो बीपीएससी हो, उनमें जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से मेंस में, या तो इस चैप्टर से जितने प्रश्न मॉडल प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लेके आए हैं। उसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उन चीज़ों को देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कौन टॉपिक होगा जिससे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से, उस चीज़ को भी हम लोग आज देखने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं, 1 से 2 प्रश्न इस टाइप के हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत बार प्रश्न आए भी हैं। तो उन चीज़ को, उस टॉपिक को हम पूरे अच्छे तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है, बेसिकली हमने सारे चीज़ को पढ़ा भी दिया है, तो अगर आप वहाँ से देखिएगा जो हमारा 7 लेक्चर है, तो वहाँ से आपके सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपका हमारे ऐप पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर ये वीडियोस के बाद हम एक मॉड्यूल्स डालेंगे इस चैप्टर से संबंधित इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें पूरे हर एक टॉपिक को कवर रहेगा। वो पीडीएफ 8 से 10 पेज का होगा, उस चीज़ से अभी आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ओके, तो जो नए हैं वो पहली बात वो जो भी 7 वीडियोज हैं उसको देखें, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला इसमें प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑरिजिन ऑफ मेसोपोटामिया। इट मीन्स है कि जो मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा क्या है। तो ये मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा को प्रश्न कुछ जब इस तरह से पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। आप तो पहले लिखिएगा कि मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा पहले है क्या। तो ये अवधारणा ये है, ये कंसेप्ट ये है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जो हड़प्पा है उसका ओरिजिन मेसोपोटामिया से हुआ है। सो मैनी स्कॉलर लाइक मैके, गार्डन सपोर्टेड दिस थ्योरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको लिखना है कि जैसे कि मैके हैं, गार्डन है, इन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम मेसोपोटामिया लेड टू द ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इस चीज़ को आपको लिखना है। फिर आप इसमें और चीज़ लिखिएगा, एंड आल्सो द मार्टिमर व्हीलर, जो मार्टिमर व्हीलर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लोग वहाँ से नहीं आए, वहाँ से आइडियाज़ आया, लोगों का आइडियाज़ आया, माइग्रेशन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को लिखने के बाद आपको कुछ फेवर में चीज़ें लिखना, मतलब सपोर्ट में, कि हाँ इस थ्योरी को कैसे हम सही मानेंगे। तो थ्योरी का फेवर में ये लिखना है कि जैसे कि सिटाडेल का आप देख सकते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सिटाडेल है, तो सिटाडेल का फोर्टिफिकेशन था, जितने भी आप देख सकते हो दुर्ग था वो ऊंचा पे था, पूरा घिरा हुआ था। तो इससे ये शो होता है कि कहीं ना कहीं इस दुर्ग में रहने वाले लोग विदेशी होंगे, और वो चाहते थे कि हम और भी जो लोकल पीपल्स हैं उनसे हम कहने का जो भी पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग रह रहे थे, वो उनसे कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं एक फॉरेनर और एक लोकल पीपल के बीच में इसलिए फोर्टिफिकेशन बनाया गया। ये थ्योरी उन्होंने दिया है, ये हम नहीं बोल रहे, ये थ्योरी दिया गया। सेकंड आप ये लिखिएगा, यूज़ ऑफ वुडन रूफ, जैसे कि हड़प्पा मेसोपोटामिया में जो लकड़ी का छत जो बना हुआ था, वही हमने देखा हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो हम ग्रेनरी देखते हैं, जो अन्नागार है, उसका भी छत लकड़ी से बना हुआ। तो ये 2 सिमिलरिटीज़ के आधार पे बोल दिया कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ही हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ। बट अगेंस्ट में बहुत सारे, अगेंस्ट में इतने सारे फैक्ट हैं, जैसे कि डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो देख लीजिए सेटलमेंट का पैटर्न इतना बेहतरीन तरीका से, इतना ऑर्गेनाइज तरीका से है, बट मेसोपोटामिया का हैप्पैज़ार्ड मैनर्स में है, कोई भी ग्रिड पत्तियाँ वहाँ पे अपनाया नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को लिखना, मैं ये सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में लिखना अगेंस्ट में कि सेटलमेंट पैटर्न आर डिफरेंट। फिर उसके बाद लिखना है कि दे ऑर्गेनाइज अर्बनाइजेशन डिफरेंट स्क्रिप्ट, दोनों का स्क्रिप्ट डिफरेंट है। मेसोपोटामिया का क्यूनिफॉर्म, हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपका जो स्क्रिप्ट है वो क्या, पिक्टोग्राफ है। ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ ब्रॉन्ज इन द मेसोपोटामिया। अब देखिए मेसोपोटामिया में जो ब्रॉन्ज का जो इस्तेमाल हुआ, इतना ज़्यादा ग्रेटर यूज ऑफ ब्रॉन्ज हुआ, और हम देखते हैं जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज ब्रॉन्ज का यूज बहुत ही कम हुआ।
तो इस कुछ अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स को लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, अपने आंसर राइटिंग से। एंड ऑल्सो यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक। आप देखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में पके हुए ईंटों का इस्तेमाल हुआ, बट इन द केस ऑफ मेसोपोटामिया हम लोग क्या देखते हैं कि मेसोपोटामिया में सन ड्राई का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ये आपको लिखना है। एंड ये भी चीज़ लिखना है, देयर इज लार्ज स्केल कैनाल सिस्टम इन मेसोपोटामिया वाइल इन हड़प्पा सिविलाइजेशन नो सच कैनाल सिस्टम एग्जिस्ट इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कैनाल्स एक आध जगह मिलता है, हर एक, जैसे धौलावीरा इस सब जगह में, हर एक जगह में नहीं मिलता, ये सब लिखना। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि लिमिटेशन ऑफ देज हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है इसके लिमिटेशन है, और बाय इग्नोरिंग सो मेनी डिफरेंस बिटवीन देज सिविलाइजेशन वी कांट, आप इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप नहीं बोल सकते हैं कि मेसोपोटामिया से ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ। अपने पक्ष में ओपिनियन में उत्तर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज और ये भी लिख सकते हैं कि अभी तक लिपि नहीं पढ़ा गया, हेंस वी कैन नॉट से डैट मेसोपोटामिया से ही हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का उत्पत्ति हुआ। पहला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके। सेकंड जो सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ ऑरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में पूछा आपसे, ठीक है, तो आप आपसे कुछ भी नहीं पूछा, तो डिफरेंट कंसेप्ट में मेसोपोटामिया वाला पहले लिख दीजिए कुछ लाइन्स में, ठीक है, फेवर और इसके साथ दोनों के साथ, ठीक है, छोटा में। फिर रिसेंट थ्योरी जो है, जो नए नए दृष्टिकोण, रिसेंट जो थ्योरीज हैं, जैसे कि इंडिजीनियस थ्योरी, देसी उत्पत्ति का सिद्धांत है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है दे आर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द विलेज कल्चर ऑफ प्री हड़प्पा। जो ध्यान रखिए, जो सोथी कल्चर जैसे हो गया, मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया, चोलिस्तान कल्चर हो गया। कहना है, कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि अमलानंद घोष हो, इन लोगों का कहना है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये यहाँ की ग्रामीण संस्कृतियाँ ही आगे जाके फुल फ्लेश टाउन में विकसित हुई। तो इस चीज़ को आप लिख दीजिएगा। और ये भी लिखिए, जैसे सोथी कल्चर को जैसे अमलानंद घोष ने पोर्ट्रीज के आधार पे बोला कि देखिए जो सोथी कल्चर में जिस पोर्ट्रीज का इस्तेमाल हुआ है वही पोर्ट्रीज का इस्तेमाल हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के मेजर फेज में हुआ। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज है, इसलिए ये कहते हैं, ठीक है, कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का शुरुआत है हमारे देसी उत्पत्ति से ही हुआ। एंड ऑल्सो चोलिस्तान में जो एम.आर. मुगल ने बोला कि पोर्ट्रीज, स्टोन टूल्स, आर्किटेक्चर, मेटल, आर्टिक्राफ्ट, इस सारे के बेस्ट पे एम.आर. मुगल ने क्या कह दिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आज हम देखते हैं, मेजर हड़प्पा सिविलाइजेशन, फुल फ्लेज सिविलाइजेशन, एकदम जब हड़प्पा सिविलाइजेशन अपने चरम अवस्था पे थी अर्बनाइजेशन में, तो क्या कहता है कि ये सारे चीज़ आपका देखने को वहाँ पे मिल रहा है कि पोर्ट्रीज भी सेम उस समय इस्तेमाल हुआ जो आज पोर्ट्री इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मेजर हड़प्पा में इस्तेमाल हुआ। तो इससे मतलब ये सारे आप फैक्ट में लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब कि आपका फेवर में लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा फिर अगेंस्ट में भी लिखना है कि इन छोटे छोटे फ्यूज सिमिलरिटी के आधार पे आप नहीं कर सकते, बिकॉज स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं गया। हर एक चीज़ में आपको स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है, कि स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा गया तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अब्सेंस ऑफ लिटरेरी एविडेंस तो हम लोग कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। और ये भी लिखना है कि पोर्ट्रीज के बेस्ट पर आप कैसे बता सकते हैं, हिंदी वाले आपको हिंदी तरह से और इंग्लिश वाले कि पोर्ट्री के बेस्ट पर आप कैसे बोल सकते हैं कि एक सिविलाइजेशन उस चीज़ से उत्पत्ति हुआ है। तो आप बहुत सारे डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। एक है ग्रेजुअल थ्योरी जो सबसे ज़्यादा सपोर्टेड, सबसे ज़्यादा माना जाता है, ग्रेजुअल जिसको बोलते हैं हिंदी में क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो क्रमिक विकास सिद्धांत के बारे में क्या लिखना कि शुरू में न्योलिथिक सेटलमेंट था, फिर प्री हड़प्पा सेटलमेंट आया, फिर मेजर हड़प्पा सेटलमेंट, सब तीनों के बारे में लिखना है और तीनों को इंटरकनेक्टेड करते आना है, ठीक है। ये तीनों जितने भी थ्योरीज हैं सारे थ्योरीज को आपको लिख देना है उसमें, और लास्ट में कंक्लूजन में अपने ओपिनियन को देना है कि इन थ्योरीज के बारे में आप पूरे अच्छे से क्लियर नहीं हैं, ओके। हालांकि आप ये लिख सकते हैं ग्रेजुअल थ्योरी को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड किया, वाइडली इसको एक्सेप्टेड किया गया है, ठीक है। अपने पक्ष में इसका उत्तर आप दे सकते हैं जब आपसे आपका पक्ष मांगा जाए तो, ओके। तो ये हो गया, और ये सब आपको खुद से आंसर राइटिंग करना है, अपने खुद से अपना एक कॉपी लीजिए, इन क्वेश्चन को लिखिए और खुद अपने आंसर राइटिंग में करिए और फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए, वहाँ पे आपका एसेस किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि आपका किस तरह से आंसर राइटिंग है, ठीक है। और जिनको जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को वो जाके वीडियोज़ को देखेंगे ओरिजिनल वाला, तो आपको ये सारे कंसेप्ट मैंने वहाँ पर थ्योरीज को मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इवेल्युएट द रोल ऑफ मेसोपोटामियन ट्रेड इन द इमर्जेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कह रहे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आप देखते हैं मेजर फेज में, उसमें मेसोपोटामिया ट्रेड का क्या व्यापार, क्या मतलब अकेले का रोल रहा,
बहुत सारे ऐसे जैसे कि जी पार्सल हैं, सिरिन रत्नागर हैं, इन स्कॉलरों ने ये कह दिया कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो आज देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं जो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उससे इनका उत्पत्ति हुआ, उसके कारण हड़प्पा सिविलाइजेशन इतना बड़ा, मतलब आप देख सकते हैं कि चरम सीमा पर पहुँचा। आपको लिखना है कि इन स्कॉलरों ने इस थ्योरी का सपोर्ट किया, एंड आल्सो सपोर्ट में लिखना है कि इन सारगोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द मेसोपोटामिया दैट इज डेटेड 2500 BC। एक सारगोन अभिलेख था, सारगोन राजा का था मेसोपोटामिया का, उसमें क्या लिखा था मेलुहा शब्द के बारे में। तो इस स्क्रिप्ट के बारे में जरूर दीजिएगा, जब भी ट्रेड वाला बात आए ना तो इसके बारे में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और ये लिखिएगा कि यूज ऑफ मेलुहा बर्ड फॉर द फॉर द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सो कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा इस तरह से व्यापार होता था, ऑल्सो सो मैनी हड़प्पन वीड्स एंड कार्लेनियल बीड्स, हड़प्पा के जो मनके थे, बीड्स थे, कार्लेनियल के बने बीड्स थे, जो मेसोपोटामिया के कुछ शहरों में मिले, जैसे कि कीस है, लगस है, उर है, निपुर है। इन सारे मेसोपोटामियन साइट में ये सारे बीड्स और सील मुहरे वहाँ पे मिली हैं। तो इस थ्योरी, इस फैक्ट के अकॉर्डिंग, इस एविडेंस के अकॉर्डिंग बोल दिया गया कि मेसोपोटामिया ट्रेड के कहीं ना कहीं रहने से ही बड़ा जो हड़प्पा है फला फूला, ठीक है। ऑल्सो रत्नाकर ने ये बोल दिया ना कि जो लैपिस लजुली का ट्रेड था, लैपिस लजुली एक तरह का ध्यान रखिएगा कि एक तरह का पत्थर था, तो उसके बारे में बोला कि जो लैपिस लजुली ट्रेड था ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन के को एक क्लाइमेक्स पर, एक बहुत ही ज़्यादा फुल फ्लेज्ड अर्बनाइजेशन पे लाने का सबसे बड़ा ट्रेड यही था। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो ट्रेड होता था लैपिस लजुली, जो कि अफगानिस्तान में मिलता था, जो हड़प्पा का पार्ट था, यहाँ से मेसोपोटामिया ट्रेड होता था, और इससे जो भी चीज़ें आती थी इसी से कहीं ना कहीं हड़प्पा सिविलाइजेशन बढ़ा। और ये भी बोल दिया कि एट ए टाइम कुछ ऐसा समय हुआ कि ये जो ट्रेड था, लैपिस लजुली का ट्रेड था, वो डिक्लाइन कर गया। मीन्स जब डिक्लाइन ऑफ लैपिस लजुली ट्रेड लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, बोला कि जब लैपिस लजुली के साथ जो व्यापार था, लैपिस लजुली का जो व्यापार होता था, वो जब बंद हो गया तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का इनकम कम गया और हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, ठीक है। ये भी इन्होंने बोला रत्नाकर ने, ठीक है। अगेंस्ट में लिख देना है कि नो क्लियर एविडेंस ऑफ डायरेक्टेड, अभी तक जितने भी रिसेंट डिस्कवरीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा क्लियर एविडेंस नहीं है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच में और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, मतलब पूरा रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार का ऐसा कोई लिंक नहीं मिल पाया है। हाँ, और रिसेंट डिस्कवरी ये भी बताता है कि इंटरमीडिएट, मतलब इसके बीच में, हड़प्पा के बीच में और मेसोपोटामिया के बीच में एक मध्यस्थता का काम करने वाले कुछ ऐसे शहर रहे हैं जो पर्शियन खाड़ी में थे, जैसे कि दिलमुन और मगन। और इनका भी सारगोन अभिलेख में आपका देख सकते हैं कि दिलमुन और मगन नाम का सारगोन अभिलेख में आपका इसका मिलता है, ठीक, उल्लेख। तो दिलमुन डैट इज़ कॉल्ड बहरीन और मगन मकरान तट। तो इन चीज़ों के माध्यम से होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा ट्रेड से हुआ, ठीक है। और ये भी लिखते हैं सपोर्ट कि फ्यूअर मेसोपोटामियन आर्टिफैक्ट। अब जब व्यापार हो रहा है, जब हमारे सील्स, हड़प्पा के सील्स, हड़प्पा के कार्लेनियन बीड्स जब मेसोपोटामिया में मिल रहे हैं, तो मेसोपोटामिया वाला भी तो यहाँ मिलना चाहिए ना हड़प्पा में। तो फ्यूअर बहुत कम मात्रा में, ना मिला एकदम, तो बहुत कम मात्रा में, तो पुअर रिसोर्स। और ये सॉरी जो फीवर मेसोपोटामियन आर्टिफैक्ट फाउंड इन हड़प्पा, तो इससे आप ये कह सकते हैं जब इतने सारे कम फैक्ट मिले हैं, इतने सारे कम चीज़ मिले हैं आपका मेसोपोटामिया वाला, तो कैसे कह सकते हैं कि व्यापार इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त था। और ज़बरदस्त व्यापार है तब तो बोल सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं नगरीकरण में एक तरह से प्रभावित किया होगा। ऑल्सो पुअर रिसोर्स इन मेसोपोटामिया। हम अगर बात करेंगे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यार रिच रिसोर्सेज। भाई मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं हम देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास खुद इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि वो दूसरा से क्यों मंगाएगा। एवरीथिंग अवेलेबल, अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं होता था तो वो आसपास के विलेज से लाते थे इस चीज़ों को, स्टोन या कुछ भी हो गया। तो हाउ कैन दे डिपेंड ऑन द मेसोपोटामिया। इन सारे फैक्टर के साथ कंक्लूजन में लिखना है कि मेसोपोटामिया से जो ट्रेड का जो बात है, इसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैगेटेड फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। और विद अब्सेंस ऑफ, ये भी हमेशा लिखना है कि अब्सेंस ऑफ स्क्रिप्ट, अब्सेंस ऑफ लिटरेरी एविडेंस, एंड अभी तक जो उसका जो स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया, सो वी कांट से डैट
मेसोपोटामियन ट्रेड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्बनाइजेशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, ठीक है, सब में बेसिकली एक ही चीज़ है। हाँ, अब देखो सबसे अच्छा ये जो 2017 में यूपीएससी ने सवाल पूछा, एक्सप्लेन व्हाई द मेजोरिटी ऑफ द नॉन हड़प्पन सेटलमेंट आर लोकेटेड इन द सेमी एरिड एरिया विद द सलाइन ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सवाल में और भी था कि एग्रीकल्चर वाला कुछ ऐसा था, मैंने इस सवाल में नहीं डाला। कहा कि जितने भी आप हड़प्पा सेटलमेंट आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर सेटलमेंट सेमी एरिड एरिया में क्यों पाए गए, मतलब अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र में आप देखते हैं, जैसे कि अभी भी देखिए ना उधर ज़्यादा कहने का कहीं मरुस्थल है, जैसे कि राजस्थान वाला क्षेत्र में मिला, तो वो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, तो क्यों थे वहाँ पे, क्यों सेटलमेंट हुए। एंड आल्सो जो वो एरियाज़ हैं उसके जो नीचे वाला जो पीने का पानी है वो क्या है, सलाइन है, लवणता वाले जल है। इसको बताइए, इसको लिखिए। देखिए सवाल का उत्तर तो हर जगह नहीं मिलेगा, आप एनसीईआरटी देख लीजिए, वहाँ पे 1-2 लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप क्लाइमेट को पढ़िए, इस चीज़ को समझिए, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पहला बात क्या मिलेगा भैया कि कोई भी अर्बनाइजेशन, आप लिखिएगा पहले कि इन एवरी अर्बनाइजेशन, कोई भी अगर नगरीकरण होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो होता है एग्रीकल्चर का। जिस सभ्यता में एग्रीकल्चर अच्छा तरीक़ा से हुआ है वहाँ पे सरप्लस होगा, और वो सरप्लस से कहीं ना कहीं वहाँ पर के जो रूरल इलाइट्स हैं उस चीज़ का उपयोग करेंगे, और वो एक सिविलाइजेशन एक तरह से बहुत अच्छे अवस्था में पहुँचेगा। पहला बात ये था कि एग्रीकल्चर का सिस्टम अच्छा होगा तभी कोई सिविलाइजेशन अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, विदाउट एग्रीकल्चर कोई भी अर्बनाइजेशन पिछला जो भी आपने देखिए नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए महाजनपद के बारे में, आप ये सब इस चीज़ के बारे में देख लीजिए, सब कहीं ना कहीं मगध वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, तभी तो होता हुआ। ये आपको लिखना है 3-4 लाइन में। फिर लिखना है कि सेमी एरिड एरिया में क्यों थे, ये आप लाइन डालिएगा, सेमी एरिड एरिया में क्यों इन लोगों ने स्थापित हुआ। ध्यान दीजिए, पहला बात लिखिएगा, सेमी एरिड एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी होता था कम, यहाँ पे जंगल थे कम घने। अब जब पानी कम पड़ेगा, बरसात कम होगी तो जंगल कम घने होंगे, और जंगल कम घना होगा तो उसको काटना आसान होगा, और काटना कम आसान होगा बिकॉज हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज के जो काटने वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, हथियार होंगे, लोहा से तो कमजोरी होगा ना, और उससे कम घने जंगल को आसान से मतलब काट सकते हैं थोड़ा सा अगर आप ट्राई करें तो। और उस समय लोहा का खोज हुआ नहीं था। ठीक है, लोहा का खोज तो आप देख सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड में हुआ, उस समय तो हुआ था ना लेटर आपका। तो ये से लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट इजी टू कट यूजिंग द ब्रॉन्ज एंड द कॉपर टूल। ठीक है, फिर लिखना है, अब देखिए एक चीज़ आपको ये लिखना है कि सो मैनी रिवर्स, मेजर रिवर्स लाइक इंडस, चेनाब, रावी, सतलज, आज आप देख लीजिए ना कि उस क्षेत्र में सारे रिवर्स हैं। ठीक है, इंडस वैली का जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम जो है, इन सिंधु नदी तंत्र है जो उसी क्षेत्र में, तो इन दैट टाइम नॉट ड्राई, मतलब उस समय की बात करते हैं। तो अभी जो भी एग्जीबिशन हो रहे हैं, बहुत सारी डिस्कवरी हो रहे हैं, तो वो बताता है कि उस समय वो सूखे नहीं थे। तो जब सूखे नहीं थे, जब पानी की व्यवस्था है तो लोग पानी के किनारे ही बसेंगे ना, नदी किनारे ही बसेंगे ना, उनका बसना एक तो मजबूरी है, और बसे भी। ठीक है, और वो हमेशा पेरेनियल वाटर सप्लाई मिलता था उनको, इंडस वैली को, मतलब पूरा। ठीक है, इसलिए लोग उस नदी किनारे बसे। हालांकि अभी वो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र होगा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पानी का सप्लाई था, ये लिखना है। और ये लिखिएगा कि अब वो जो अभी हम देखते हैं कि वो जो क्षेत्र में हड़प्पा सिविलाइजेशन है वहाँ पर क्या है भैया, पानी नीचे में नहीं, नीचे में क्या पानी है, तो सलाइन वाटर है। बट ध्यान रखिएगा सलाइन वाटर है। अब उस समय जब सलाइन वाटर होगा, लोगों को पानी पीना होगा तो फ्रेश वाटर चाहिए, मीठा पानी चाहिए, तो इसलिए वो उन लोग नदी के किनारे उन्हें बसना पड़ा। चाहे तो पानी के लिए उन्हें रिवर पर डिपेंड होना पड़ेगा, या तो फिर आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाए। आर्टिफिशियल रिजर्वायर क्यों बनाएंगे, जब बरसात का पानी है उसमें जमा होगा, फिर वही पानी पिएंगे। या नदी किनारे बसने के पीछे यही कारण था कि उनको पानी मिल जाता था अच्छे तरीके से, मीठा पानी मिल जाता था, बिकॉज ग्राउंड वाटर था सलाइन। ये हो गया। ठीक है, इसलिए जो सेमी एरिड एरिया में, आप ये सेमी एरिड एरिया के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सेमी एरिड एरिया अभी है लेकिन उस समय नहीं था। फिर लिखना है, आपको इसका एविडेंस भी मिलता है कि बहुत सारे आर्टिफिशियल रिजर्वायर बनाए गए, जैसा कि आप देख लीजिए धौलावीरा में बना, अभी आपको मिलता है जलाशय का साक्ष्य। आल्सो लिखेगा कि जब उनके किनारे, नदी किनारे बसे, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ कि उनको अलवियल सॉइल मिला, और अलवियल सॉइल हुआ तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, उसमें खेती अच्छा हुआ, और खेती अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं उससे पूरा ट्रेड सिस्टम मजबूत हुआ, मतलब
प्रोडक्शन होगा तो उन चीज़ों को ट्रेड में इस्तेमाल होगा, तो व्यापार होगा ना, अब सरप्लस हो जाएगा, तो बचा हुआ चीज़ को हम चाहे तो अलग जगह ट्रेड करेंगे। और ट्रेड नदी किनारे बसने का फ़ायदा कि ट्रेड अच्छा सा हो रहा है, उनको यातायात जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ईजी पड़ जा रहा है। तो इन सारे फैक्टरों के साथ आप चीज़ों को लिख सकते हैं कि ये बसने का पीछे यही कारण रहा, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। हालांकि ये सवाल तो मतलब आई थिंक नहीं पूछेगा, बिकॉज इस तरह का विवादित सवाल एक दो रहता है, उल्टा पुल्टा सवाल आ जाता है, बात अलग है। आगे चलते हैं। यह है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा से क्या आप सहमत हैं? अगर हैं या मतलब अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। डू यू एग्री विद द कंसेप्ट ऑफ मेसोपोटामिया ओरिजिन इन द इमरजेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? राइट डाउन इन योर फेवर। देखिए, कुल मिला के मेसोपोटामिया का जो मैंने अभी बताया था किस तरह से मेसोपोटामिया के बारे में लिखना है वही लिखना है, बट आपको सपोर्ट में लिखना या अगेंस्ट में लिखना, या आपकी मर्जी। आप अगर यस लिखिएगा तो फेवर में ज़्यादा पॉइंट लिखना पड़ेगा, अगर आप नो लिखिएगा तो अगेंस्ट में ज़्यादा पॉइंट लिखना है। इन चीज़ों को लिखना है, ओके। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है कि लिमिटेशन इन दिस हाइपोथेसिस, एब्सेंस ऑफ लिटरेरी एविडेंस, ठीक है, ये थ्योरी सही रूप से डिफाइन नहीं कर पाती है ओरिजिन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। बात खत्म। सेम क्यों जानता। अब है मेक अ ब्रीफ कमेंट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेजुअल इमरजेंस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन या ग्रेजुअल डेवलपमेंट। क्रमिक विकास का सिद्धांत जो मैंने बोला था सबसे ज़्यादा सपोर्टेड थ्योरी है। क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है पता है? ये कहता है कि धीमा 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 हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब आप देख रहे हैं जो हुआ, पहले न्यूलिथिक सेटलमेंट से स्टार्ट हुए लोग। देखिए अब इसको किस तरह से लिखना, इसको आपको लिखना है किस तरह से, चीज़ों को समझिएगा कि क्रमिक विकास सिद्धांत को हम लोग जब देखते हैं तो आपको उसको 3 पार्ट में बांट के देखते हैं। कैसे कैसे देखते हैं, लिखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूलिथिक सेटलमेंट का डेट लिखिएगा। फिर लिखिएगा कि न्यूलिथिक टाइम में क्या हुआ, कि जो न्यूलिथिक सेटलमेंट के टाइम में क्या हुआ कि लोग दे वेर एबल टू कंट्रोल द फ्लड ऑफ इंडस वैली रिवर सिस्टम। वो बाढ़ पे नियंत्रण करना सीख गए थे उस समय लोग न्यूलिथिक टाइम में। अब लोगों ने बाढ़ पे नियंत्रण करना सीख लिया, लोगों ने ये भी समझ लिया कि कब फसल को रोपना है, कब फसल को काटना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को लिखना है। फिर लिखना है कि अलवियल सॉइल था, उन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया आसपास के खदानों से, यह भी लिखना है। एंड इस तरह से एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ और सरप्लस बहुत ज़्यादा होने लगा। और इस तरह से कुछ ऐसे विलेज थे जो कि प्रोस्पेरस हो गए, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए। और वही विलेज जैसे किलगुल मोहम्मद है, मुंडी काक है, ठीक है, और यही विलेज आगे चल के धीमा धीमा शहर में परिवर्तित होने लगे। ये लिखेगा। फिर लिखेगा इन अर्ली हड़प्पा फेजेस, डेट आपको इसको लिखना, ये डेट। यूज ऑफ प्लॉ इंक्रीज, इस समय हलों का इस्तेमाल होना बहुत ज़बरदस्त रूप से हो रहा कि हल का एविडेंस मिला कालीबंगा से, ये लिख देना आपको, ठीक है। व्हील मेड पोट्रीज, अब देखते हैं उस समय बहुत सारे, आप देख लीजिए ना कि अर्ली हड़प्पा पीरियड में बहुत सारे आपको पोट्रीज मिले हैं, और वही पोट्रीज आपको मेजर हड़प्पा फेज में मिलते हैं। तो ये भी लिख देना कि यूज ऑफ व्हील मेड पोट्री, टेराकोटा फिगर, मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट का निर्माण हो रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ग्रेनरी अर्ली हड़प्पा फेजेस में मिले हैं, जैसे कि अमरी में मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जब आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़बरदस्त रूप से हो रहा है तो ट्रेड को बढ़ावा देगा, और ट्रेड को बढ़ावा देगा तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड करने वाले कौन होंगे? रूरल इलाइट। सब लोग तो ट्रेड नहीं कर सकते ना, ट्रेड करने वाले जो शासक वर्ग होंगे, और वही शासक वर्ग आगे जाके फिर धीमा धीमा दुर्ग का निर्माण करते हैं लोगों से सुरक्षित रहने के लिए, कोई लूट ना ले इस तरह से। और वही हमें देखने को मिलता है मेजर हड़प्पा फेजेस में, ठीक है। तो रिलेट थोड़ा सा कर देना है मेजर हड़प्पा से अर्ली हड़प्पा से, बस ये लिख देना। और थर्ड में लिख देना है कि मेजर हड़प्पा फेजेस के टाइम में इन सारे सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। और मेजर हड़प्पा फेज का आपको लिखना है कि मेजर हड़प्पा फेज में किस तरह से सिटाडेल है, लोअर टाउन है, सब कुछ। मेजर हड़प्पा फेज के बारे में तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो मैंने बताया, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या क्या था, सब कुछ आपको तो 4 पॉइंट 6 पॉइंट लगा के लिख देना है। ये था ग्रेजुअल। हालांकि ऑरिजिन जो चीज़ विवादित होता है उस पर सवाल बहुत कम आता है। ध्यान रखिएगा कि ऑरिजिन पे अभी तक में हमने सवाल नहीं देखा है इन यूपीएससी एंड बीपीएससी। तो ऑरिजिन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना मैं बताने वाला हूँ, और वो हमारा सवाल आएगा कुछ देर में, ध्यान रखिएगा, ओके। फिर है कि असाइन क्या है,
कुछ पाक हड़प्पाई स्थलों के दृष्टांत के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के विकास में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। यह हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पाक हड़प्पाई ग्रामीण संस्कृतियों से हुआ, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कह रहा है कि जो अर्ली हड़प्पा है उससे ही मेजर हड़प्पा बना, ये बोला। नीचे में सेम चीज़ है कि जो पाक हड़प्पा में जो भी कुछ विलेज कल्चर था उससे ही हम अर्बनाइजेशन की ओर बढ़े, मतलब हम जो देखते हैं आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन वो हमको देखने को मिलता है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, पूरे अर्ली हड़प्पा फेजेस के जितने भी कुछ ऐसे टाउन्स रहे हैं, जैसे कि देखिए पहला पार्ट में क्या लिखना है, पीढ़ी हड़प्पा के बारे में आपको लिखना है। एक पीढ़ी हड़प्पा और मेचर हड़प्पा के बीच में रिलेट करते जाना है कि देखिए वहाँ से पोट्री आपको मिलता है, जो पोट्री आपको कालीबंगा मिला वही पोट्री आगे जाके मेचर हड़प्पा में मिला, जो पोट्री आपको अमरी में मिला। इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी में वीडियो में बताया, यहाँ पर मैं चीज़ों को नहीं लिख सकता हूँ। मैंने वीडियो में एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने यहाँ पर लिखा था किस तरह से मेचर हड़प्पा की चीज़ें, सॉरी अर्ली हड़प्पा की चीज़ें, पूरा मैंने उसको वीडियोस में बहुत सारा PDF था, कैसे मेचर हड़प्पा की चीज़ें और सॉरी अर्ली हड़प्पा की चीज़ें और मेचर हड़प्पा की चीज़ों के बीच में डिफरेंस सिमिलरिटी देखने को मिलता है। उस सवाल में पूरी वही लिखना और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यही लिखना, लास्ट में कंक्लूजन में सेम चीज़ लिख देना है, स्क्रिप्ट के बारे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉरी सेकंड पार्ट में ये चीज़ लिखिएगा, अगेंस्ट में पहले फेवर में देना है, ठीक है, कि पोट्री जो हम देखें अर्ली हड़प्पा में वही मेचर हड़प्पा में देखने को मिलता है पोट्री, ठीक है। फिर उसके बाद अगेंस्ट में तो बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं ना, अगेंस्ट में तो बहुत सारा कि पोट्री के आधार पे आप कैसे कह सकते हैं कि अर्ली हड़प्पा से मेचर हड़प्पा हुआ, थोड़े छोटे चीज़ों से नहीं कर सकते हैं ना, तो इन चीज़ों को आपको लिखते जाना है, ठीक है। ओके, आगे चलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे सेशन का ये सवाल है, हड़प्पा नगरीकरण की विलक्षणता पर को दर्शाइए। सो द पेक्युलरिटीज ऑफ द हड़प्पा अर्बनाइजेशन, कुल मिला के हड़प्पा का जो नगरीकरण था उसको आपको दिखाना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और इसको पूरे अच्छे तरीके से समझिए भैया। इसमें क्या करना है, क्या करना है, समझिए बात को। इसमें तो पहले आपको दिखाना है अर्बनाइजेशन के बारे में कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीकरण था, उस समय के जो भी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट था, उनसे बेहतर हड़प्पा सिविलाइजेशन का था, ये लिखना है। फिर लिखना है हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरा फीचर लिख देना है, सॉरी अर्बनाइजेशन का, उनके नगरीकरण का पूरा आपको विशेषता बताना है। सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में डिटेल में लिखना है। सिटाडेल था, सिटाडेल ऊंचाई पे था, लोअर टाउन में ये था, लोअर टाउन में ये मिला, सिटाडेल पर ये मिला, सारे एक एक स्ट्रक्चर को, जैसे ग्रेट ग्रेनरी हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, सबको लिख देना। फिर ड्रेनेज पैटर्न को, सबको टॉपिक वाइज, फिर ड्रेनेज पैटर्न को लिखना है, हाइजीन का व्यवस्था था उनको लिखना है। फिर टाउन प्लानिंग को लिखना है कि हाउस टाउन प्लानिंग किस तरह से था, ग्रिड पत्ती था, लोगों के घर 2-3 मंजिले थे, लोगों के घर के अंदर कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम था, किचन था, बाथरूम था, हर एक चीज़ को आपको लिखना जो मैंने बताया था, ठीक है। फिगर भी बना दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर कंपेरिजन करना है कि हड़प्पन, फिर लास्ट में क्या करना, कंपेरिजन कर देना कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि देखिए इसमें आपको विलक्षणता पर को दर्शाना, मतलब क्या विशेषता था उसको। तो फिर लास्ट में कंपेरिजन करना है कि जो हम इजिप्ट में देखते हैं कि बहुत सारे पिरामिड्स बनाए गए, जिगॉट्स बनाए गए, मतलब सार्वजनिक स्थल बहुत सारे बनाए गए मिस्र के अंदर। मिस्र के लोगों ने पैसा खर्चा किया बहुत बड़े बड़े इमारतों के, रॉयल पैलेसेस बनाने के लिए, बट इन केस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन्होंने आम जनता के फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारे चीज़ें बनाए, जैसे ग्रेट बाथ हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया। इन्होंने सार्वजनिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि रॉयल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता भी नहीं है। हेंस आप ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने लोगों के, आम जनता, जो भी जन सामान्य के लोगों के वेटर फैसिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब आ गया हड़प्पा व्यापार की संरचना को स्पष्ट कीजिए और इसके नगरीकरण के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। देखिए कुल मिला के हड़प्पा ट्रेड के बारे में लिखना है। हड़प्पा ट्रेड के बारे में लिखना, किस तरह से ट्रेड बहुत ज़्यादा विकसित था, ओके। किसी टाइप ऑफ ट्रेड लिखना कि इंटरनल था, इंटरनेशनल ट्रेड था, ये लिख देना है। फिर इंटरनल में आपको दिखा देना है कि जैसे कि अफ़गानिस्तान से था, खेतली से हो रहा था व्यापार, सब कुछ लिखना। सब मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं बार बार बोलूँगा नहीं, ओके। ऑल्सो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लिखा है, किस तरह किस सामान का इंपोर्ट होता है, किस सामान का एक्सपोर्ट होता है। कुछ एविडेंस दे दीजिएगा, जैसे किस ये सब जगह किस है, उर है, नूपुर है, यहाँ पे कार्नेरियन बीड्स मिलते हैं, हड़प्पन सिल्स मिलते हैं। इन चीज़ों को लिखते हुए पूरा स्ट्रक्चर को आपको दिखाना। कुल मिला के इसमें स्ट्रक्चर को लिखना है और इसको दिखाना
समझाना है कि ये स्ट्रक्चर और ये हड़प्पा ट्रेड से ही किस तरह से हमारा अर्बनाइजेशन में प्रभाव पड़ा। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको जो लिखना है, आर्ट एंड क्राफ्ट का इस्तेमाल, जो टेराकोटा फिगर थे बहुत सारे बनाए गए, फिर उनका ट्रेड होता था, ट्रेड से ही कहीं ना कहीं ट्रेड से ही हड़प्पा सिविलाइजेशन एक तरह से उन्नत हुई। इन चीज़ों को आपको दर्शाते जाना है। ठीक है, हालांकि अपने वर्ड में लिखना है। हाँ, ये सवाल है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, टाउन प्लानिंग को बहुत ध्यान से रखेगा। अभी तो ये सवाल देख लीजिए पहले, ये सवाल जो हम, तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, हड़प्पाई धर्म की विशेषता दर्शाते हुए उसके वर्तमान प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। इट मीन्स ये हुआ कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो रिलीजन था, उनके लोगों ने जिस रिलीजन को माना, हालांकि कोई रिलीजन नहीं था, मतलब जिस तरह से उन्होंने रिलीजन के प्रति उनका जो था, वो आज के हमें कॉन्टेक्स्ट में, आज के प्रेजेंट डे में क्या देखने को मिलता है। ये जो सवाल है आपका कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल पे है। जो लास्ट जो सबसे मैंने वीडियो दिया था, 7th नंबर वीडियो, उसमें हमने बताया था कि किस तरह से सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी जो है वो हमारा आज मेंटेन है, जो हम देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का, उस चीज़ को हमने बताया था। और ये बेसिकली वही है, उसी से समझाना है। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी धर्म का, कोई भी धार्मिक पंथ हो या कुछ भी हो, एनी रिलीजन की बात करते हैं, तो दो तरह के होते हैं, मतलब दो तरह के, उनका दो रूप हो सकता है। एक तो हो सकता है तो मेडिटेशनल बेस्ड हो सकता है कि लोग ध्यान लगाते हैं, ठीक है, अपने जो भी उनके डेटीज होते हैं उनको, या तो एक तरह से रिचुअल प्रैक्टिस होते हैं, उसके लिए रिचुअल प्रैक्टिस होते हैं, कुछ प्रथाएं हैं, ठीक है, वो करते हैं। बट इन द सेंस ऑफ द लिटरेरी सोर्स, बहुत सारे आप देखिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का लिटरेरी कुछ मिलता ही नहीं है और उनकी लिपि को पढ़ा ही नहीं गया। तो जब इन सारे चीज़ों को देखते हुए वी कांट आइडेंटिफाई इट डैट कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मेडिटेशन बेस्ड था या एक तरह से वो रिचुअल बेस्ड था। बट आपको ये चीज़ लिखना है भैया कि जब बहुत सारे आप स्ट्रक्चर को देखते हैं, सो मैनी सेल्स, ग्रेट बाथ, फायर अल्टार, सब लिखते हैं ना आपको, ठीक है, सेल्स, इनके बेस्ड पे आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं एकदम रिचुअल बेस्ड था। जो अनुष्ठान होता है उन चीज़ों को फॉलो किया गया कहीं। अब देखिए, फायर अल्टार मिला, अग्निकुंड मिला, हवन होता होगा, ग्रेट बाथ मिला, रिचुअल बाथ होता होगा, तो और बहुत सारे सिल्स मिले, सिल्स पे बहुत सारे डेटिस का आपको फिगर देखने को मिलता है, पशुपति का। तो विद दिस एविडेंस वी कैन से डैट कि वो लोग रिचुअल प्रैक्टिस पे ज़्यादा बिलीव किए। ओके, ये लिखना है। आफ्टर देखिए, अब हम मेडिटेशन वाला क्यों नहीं लिखे, हमने तत्व चिंतन या मेडिटेशन वाला चीज़ को क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ये नहीं लिख सकते ना, क्योंकि लिटरेरी में है ही नहीं, अभी एक भी एविडेंस नहीं है। फिर आगे लिखना है फीचर्स ऑफ द, आपको मतलब हड़प्पा के जो रिलीजन था उसका क्या विशेषता है, इस चीज़ को आपको लिखना है। हड़प्पा रिलीजन की बहुत विशेषता है। पहला बात, पॉलीथेइस्ट, उन्होंने ध्यान रखिए, पॉलीथेइस्ट मीन्स होता है बहुदेववादी, एक तरह से स्वरूप। बहुदेववादी मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग देवों को मानना। आप इसको विशेषता को लिखना है कि किस तरह से, जैसे इन्होंने पृथ्वी पूजा, अर्थ का वर्शिप किया, मदर गॉडेस का पूजा किया, इन्होंने ट्री का पूजा किया, इन्होंने एनिमल का पूजा किया, इन्होंने स्नेक का पूजा किया, इन्होंने फायर का पूजा किया, इन्होंने वाटर का पूजा किया। सब एविडेंस मिला है ना, तब तो हमने बोल रहे हैं ना। इन सारे चीज़ों को लिखने के बाद लिखेगा एक आप इन चीज़ों को लिखे बिसाइड देज थिंग्स, एक्स्ट्रा में आप एडिशनल देख लीजिए कि पशुपति शिव का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो के सिल्स पे पशुपति शिव को दर्शाया गया है। तो और एक हड़प्पा से एक मुहर मिला है, उस पे एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया। सब लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ को लिखना आपको, ये कम से कम 6-7 लाइन में लिखाएगा, ठीक है। एंड फिर बोलिएगा कि इन चीज़ों को साइड रखते हुए फिर आप देखिए मोहनजोदड़ो को, ग्रेट बाथ को, तो कहीं ना कहीं वो जल पूजा का साक्ष्य देता है, ठीक है। कालीबंगा से जो मिले हैं फायर अल्टार, तो वो क्या कहता है कि हवन कुंड का, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको अग्नि पूजा का साक्ष्य देता है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद फिर लिखेगा कालीबंगा लोथल में भी मिला है हवन कुंड, ध्यान रखेगा। फिर लिखेगा कि ध्यान लिखिए, देज डाइवर्सिटी इन रिलीजन, धार्मिक विविधता जो है कहीं ना कहीं इंडिकेट डैट कल्चर डाइवर्सिटी, और कल्चर डाइवर्सिटी रहता है जहाँ पर भी, वो कहीं ना कहीं एक अर्बन सोशल स्ट्रक्चर का एक उदाहरण होता है, एक कहने का फीचर्स होता है। ओके, ये चीज़ आप लिखेगा। फिर सेकंड में क्या लिखेगा,
एसोसिएट विथ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्शन। देखिए धर्म का जो है उन्हें अब स्त्री के पौधे स्त्री के पेट से पौधों को निकलते हुए दिखाया, फर्टिलिटी को दिखाया, मातृ देवी की पूजा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से संबंधित था। इन चीज़ों को लिखते जाना है आपको, मदर गॉडेस, इन चीज़ों को आपको लिखना है कि हड़प्पाई जो धर्म था, रिलीजन था, कहीं ना कहीं उत्पादन से जुड़ा है और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं उत्पादक शक्ति की पूजा प्रचलित रही। मतलब कहने का मतलब कि प्रोडक्शन या फर्टिलिटी जो है उस चीज़ का मतलब पूजा बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मेल और फीमेल्स ऑर्गन्स का पूजा हुआ है। पृथ्वी देवी की पूजा को आपको एग्जाम्पल में देना है, मदर गॉडेस की पूजा के एग्जाम्पल में देना है, यक्ष की पूजा के एग्जाम्पल में देना, स्नेक पूजा को एग्जाम्पल में देना। ये सारे किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये सारे प्रतीक है कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का, कहीं ना कहीं सेक्स का प्रतीक है। इन चीज़ को आपको लिखते जाना। आगे जाएंगे हम लोग, फिर लिखेंगे भक्तिवाद का तत्व, एलिमेंट्स ऑफ द भक्तिज्म। भक्तिवाद जो देखते हैं उसका स्टार्ट यहीं से हुआ। कैसे भैया? तो पशुपति लिखेगा। देखिए कोई भी अगर भक्ति की बात करेंगे, कोई भी अगर एक भक्ति की अवधारणा की बात करते हैं तो उसमें एक मूर्ति चाहिए, पूजा करने के लिए एक आइडल चाहिए ना एक, तभी तो हम उसके पूजा करें, तब तो उसके लिए हमारी भक्ति होगी। तो इस चीज़ को लिखना कि जो भक्ति की जो अवधारणा कहीं ना कहीं एक तरह से आइडल वर्शिप से जोड़ा कनेक्ट किया जाता है। एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में जितने भी आइडल्स मिले हैं, जितने भी आपके डेटीज़ के मूर्तियाँ मिले हैं और जितने भी मोहरों पे जैसे पशुपति शिव का, मातृ देवी का जो मिला है, कहीं ना कहीं ये आपको दिखाता है किस तरह से भक्ति का चीज़ें वहाँ पे एलिमेंट्स वहाँ पे आया था। फिर आपको लिखना है लाइफ आफ्टर डेथ कि व्हेन वी सा द, जब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बुरियल प्रैक्टिस को, कब्रगाह को देखते हैं, दफनाने की सावधान प्रथा को देखते हैं, तो लोगों के साथ बहुत सारे पोर्ट्रेट्स को दफनाया गया। तो डैट इंडिकेट डेट लाइफ आफ्टर द डेथ, लोगों को मरने के बाद भी जीवन था, उस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं एक तरह से धार्मिक चीज़ों को जोड़ा गया। फिर लास्ट में ये लिख देंगे कि अगर हम रिलेवेंस की बात करें, सर्वाइवल की बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिलीजन का, तो हम इन मॉडर्न डे हम लोग देखते हैं, हम लोग पशुपति शिव की पूजा करते हैं, हम लोग मदर गॉडेस की पूजा करते हैं, हम लोग आदि शिव की पूजा करते हैं, हम लोग लिंग पूजा करते हैं, हम लोग पशु पूजा भी करते हैं, हम लोग वृक्ष पूजा भी करते हैं। ऑल दिस आर पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, ये लिख देना, खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यूपीएससी 1996 में पूछा सवाल, चीफ फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के बारे में मुझे बताना नहीं, जो टाउन प्लानिंग के बारे में डिटेल बताया, सब कुछ लिख दीजिएगा। टाउन में कैसे घर थे, कैसे ड्रेनेज पैटर्न कैसा था, किस तरह से लोग चल रहे वहाँ पे, हाउस पैटर्न कैसा था, हर एक चीज़ को लिख देना है। जो भी 200-300 बारे में लिखाएगा उस तरह से आपको लिख देना। ठीक है। अर्बन प्लानिंग सेम चीज़ें वही है, सेम चीज़ें आपको लिखना है कि अर्बन प्लानिंग। और ये देखिए 2014 का सवाल है, अर्बन प्लानिंग के बारे में आपको बता देना है, नगरीकरण के बारे में, और फिर बताना है कि आज भी आप नगरीकरण देखने को मिलता है। ग्रिड पत्ती पर आज भी बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। ड्रेनेज पैटर्न आज भी आज के शहर में देखने को मिलता है। ड्रेनेज पैटर्न के बारे में 2 और 3 स्टोरी वाला बिल्डिंग आज भी आपको देखने को मिलता है। रोड 90 डिग्री पे आज भी आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि मॉडर्न डे इनपुट में आपको इस सारी चीज़ों को लिख देना। ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इजिप्ट में था, मेसोपोटामिया में था, ग्रीस में था। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको लिख देना है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जैसे कि, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर देखिए ये है सिटी प्लानिंग ऑफ आईबीसी। सिटी प्लानिंग के बारे में फिर सेम चीज़ें बीपीएससी ने 2019 में पूछा, 63वां बीपीएससी ने। सिटी प्लानिंग के बारे में लिखना, फिर से वही मतलब टाउन प्लानिंग के बारे में लिखना। तो कुल मिला के आपका यही सारे सवाल थे। अब एक लास्ट सवाल हमारा है हड़प्पा लोगों के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में लिखना है कि आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हड़प्पा सिविलाइजेशन का आर्ट एंड क्राफ्ट क्या था, उनको लिखना है। कि देखिए लिखना ये चीज़ कि इफ़ अगर हम किसी भी सभ्यता के अगर उपलब्धियों के बारे में देखते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हम लोग केवल आर्थिक चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम लोग केवल इकोनॉमिकल चीज़ों को नहीं देखेंगे। वी हैव टू, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी देखते हैं, मतलब कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चीज़ों को देखते हैं। तो कल्चर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो आर्ट एंड लिटरेचर आता है, लेकिन लिटरेचर का तो एब्सेंस है, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे आर्ट में चीज़ों को लिख देंगे कि किस तरह कौन कौन चीज़ों का इन्होंने, जैसे कि सील है, टेराकोटा की मूर्ति, ब्रॉन्ज आर्ट इन्होंने बहुत किया। टेराकोटा के बहुत सारे मूर्ति मिलते हैं, सील्स बहुत सारे मूर्ति हैं, सब लिख दीजिएगा। सील्स के बारे में लिखिएगा, सील्स किस तरह के मिल रहे थे, कहाँ से कितने सील्स मिले, हर एक चीज़ को इंडिकेट करते जाइएगा। टेराकोटा के कौन कौन से फिगर मिले हैं, हल मिला, इस तरह से मिला, मतलब
पूरे आप आर्ट सेक्शन में आपको कम से कम 80-90 वर्ड में इसको लिखना। ब्रॉन्ज आर्ट कला को दिखाना है कि ब्रॉन्ज का जो मूर्ति मिला आपको, ठीक है, इन चीज़ों आपको दिखाते जाना है, ठीक है। उसके बाद आप चीज़ों को समझिएगा आगे क्या करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों आपको लिखने के बाद इसमें क्या लिखना, अच्छा इसमें क्या है, कमेंट दिस स्टेटमेंट, अच्छा इस पर कमेंट भी करना है, ओके। उसके बाद जो मूर्ति बनाने की जो लो बैक्स मेथड है, जो लोस्ट बैक्स मेथड है, द्रवित मोम विधि है, जिससे कि मूर्ति मैंने बताया था किस तरह से मूर्ति बनता था, मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया है, उस चीज़ को आपको लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आभूषण किस तरह के इस्तेमाल करते थे उनको भी लिखना है। ये सारे कहीं न कहीं आर्ट एंड क्राफ्ट का एक पार्ट था, वो आपको पूरे 200 वर्डों में कैसे न कैसे लिखना है। और फिर कहेंगे कहीं न कहीं ये और भी उस समय के जितने सभ्यताएँ थे, उस सभ्यता से कहीं न कहीं कला क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता बहुत ही आगे था, ओके। अब ये है हड़प्पा सभ्यता के बाद, पतन के बाद। तो मैंने इस चैप्टर को मैंने नहीं बताया हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या चीज़ें, कौन कौन से कल्चर आया, हालांकि वो ब्रोंज एज कल्चर ये सब सारे चीज़ें हैं, सॉरी चालकोलिथिक कल्चर है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर PGW इसके बाद आता है, उन चीज़ों के बारे में है। तो हम उस चीज़ को कहीं ना इसका हम एक वीडियो बना देंगे चालकोलिथिक कल्चर का, ठीक है, उसका एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग अब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। अब खुद से आप आंसर राइटिंग करिएगा। अगर आपने वीडियो को ऑनेस्टली देखा होगा तो खुद से आंसर राइटिंग करिएगा, मेरे वीडियो को देखते हुए चीज़ों को समझिएगा। आंसर राइटिंग में अपने इस पॉइंट्स को लिखते जाइएगा। फिर हेल्प लेना आपको इग्नू नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा। इग्नू नोट्स को हेल्प लेते हुए उपिंदर सिंह बुक है तो उसका मैं PDF डाल दूंगा। इन सारे बुकों को हेल्प लेते हुए इन सारे प्रश्नों को अपने मतलब कहने के शब्दों में नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसी को हमेशा प्रैक्टिस करते जाना, रिविजन करते जाना, कंप्लीट हो जाएगा आपका इस चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे वैदिक कल्चर में। वैदिक कल्चर को देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, लेकिन उसका पूरा आंसर राइटिंग को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।